तो इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 13 जिलों में ईआरसीपी को लेकर धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की। अलवर के बड़ौदा मेव से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने आभार सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाई, तो पूर्व कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ भी लिया। इससे पहले सीएम के स्वागत के लिए अलवर वासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जवाहर सिंह बेडम, संजय शर्मा, बाबा बालकनाथ समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। इन्होंने यही नहीं 2023-24 में पैरा 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ईआरसी के पक्ष में नहीं है और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के सरकार ने, यहां कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड कराया, पत्र लिखे, आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यह वायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसीपी पूरी करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, एक पॉजिटिव यहां पर यात्रा दिखाई दे रही है बीजेपी की। सीएम भजनलाल शर्मा अलवर भरतपुर दौरे पर रहे थे, आभार यात्रा इसे नाम दिया गया है। क्या कुछ रणनीति इसके तहत बीजेपी ने अपनाई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल चारू, कह सकते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो जब राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भुनाना शब्द का एक उपयोग करती हैं। जिस तरह से राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होने थे, यही वो योजना है ईआरसीपी, जिसको लेकर कांग्रेस जो सरकार थी राजस्थान में गहलोत के नेतृत्व में, वो भाजपा पर आक्रामक हो रही थी और इस ईआरसीपी योजना को कहीं ना कहीं भुनाना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की यहाँ सरकार बनी और जिस तरह से 3 दशकों से जो ईआरसीपी की योजना है, चाहे यमुना जल बंटवारा हो, वो अटकी पड़ी थी। और यहाँ पर जिस तरह से सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रयास किए और उनके प्रयास रंग लाए और टेबल टॉक करने के साथ ही यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ टेबल टॉक की तमाम जो वार्ताएं वो हुई और जो कानूनी पेच इसमें फंसने थे उन सबको निकालने के बाद यहाँ पर एमओयू हुआ और ईआरसीपी योजना है और वो लागू हो गई, जिससे कि राजस्थान के जो पहले 13 जिले थे, जो अब वर्तमान में 21 हो चुके हैं, उन 21 जिले के जो लोग हैं उनको न केवल पेयजल मिलेगा बल्कि सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर 2 दिवसीय ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा जो निकाल रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज अलवर जिले के बड़ौदा मेव से हुआ है और 2 दिन ये यात्रा रहेगी, कल भी रहेगी। आज और कल में जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में जो ये यात्रा है वो निकलेगी और उसके बाद जो शेष जिले रह जाएंगे उनमें भी ये जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। तो जिस तरह से पूरी योजना लागू की गई है, एक कह सकते हैं कि आधा राजस्थान इस योजना से लाभान्वित होगा। पीने का पानी मिलेगा, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा। अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किसानों के लिए सिंचाई का पानी मिलना, क्योंकि अधिकतर जो जिले हैं जिनमें कह सकते हैं दौसा है, सवाई माधोपुर है और बारा है, झालावाड़ है, यहाँ पर सिंचाई के जो पानी की समस्या है। धौलपुर का भी एक हिस्सा है, भरतपुर का भी एक हिस्सा है, जब सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तब यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो जो खेत अब सूने पड़े हैं उनमें फसल लहलाएगी और किसानों के लिए रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही जिस तरह से पानी की सुविधा यदि क्षेत्र में होती है तो वहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे भी पनपते हैं। तो छोटे छोटे उद्योग धंधे पनपने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इन तमाम क्षेत्रों में पर्यटन के तमाम स्थल हैं जिनमें पर्यटन का विकास हो सकता है और उन पर्यटन के विकास के लिए पानी मिलेगा तो पर्यटन का विकास भी होगा, जिससे रोजगार का सृजन होगा। जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जनता के बीच में है, जनता के बीच में जाकर ईआरसीपी की योजना के माध्यम से जो लाभ होने वाले
वो सबको गिना रहे हैं। और कह सकते हैं जिस तरह से जो पूरी राजनीतिक जो पूरा परिदृश्य है वो इसमें सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को लेकर भाजपा आगे चल रही है, तो विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लेकर कांग्रेस आक्रामक थी। चारू, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा धरा का धरा रह गया। सिर्फ और सिर्फ महज वो मुद्दा बनाने के लिए ही उसे भुनाया जा रहा था। और विधानसभा चुनाव के बाद में जब भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद एमओयू साइन हो गया था, तब भी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से एमओयू होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है और जनता के साथ में न्याय यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन जो नजारा आज देखने को मिला है अलवर भरतपुर में, चाहे भाजपा की सरकार है लेकिन जनता धन्यवाद व्यक्त कर रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। एक अलग ही रूप भाजपा का राज्य सरकार में नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव होने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल चारू, इसको इस तरह से देखना होगा कि ईआरसीपी योजना को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार की थी और ईआरसीपी योजना लागू कराने के लिए, क्योंकि जब राज्य में गहलोत की सरकार में, गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और इस पाले को वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पाले में थोपना चाहती थी। जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाली गई कि किसी भी तरह आम जनता को ये मैसेज जाए कि कांग्रेस सरकार तो इस योजना को लागू करना चाहती है लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। और ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई। 12 से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नेतृत्व में एक सभा भी हुई और एक पूरा रोड मैप इसका तैयार किया गया कि हम ईआरसीपी योजना लागू करने के लिए इन जिलों में निकलेंगे, यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे और आम जन से जुड़ने की कोशिश की। कह सकते हैं इस योजना के माध्यम से वोट बटोरने की भी कोशिश यहाँ कांग्रेस द्वारा की गई। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रयास इसमें कह सकते हैं कि आम जन में विश्वास जमाने के लिए अपनी बात रखी जरूर, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 महीने के कार्यकाल में इसमें जिस तरह से भागीरथी प्रयास किए हैं, ये जो शब्द है आम जनता का निकल कर आया है, भागीरथी जो प्रयास किए हैं वो उसके जो भागीरथी प्रयास का जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है और परिणति के रूप में 2 महीने के अंदर अंदर एमओयू होते हुए नजर आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुद्दा अटका हुआ था वो मध्य प्रदेश द्वारा अटकाया हुआ था। तमाम जो बिंदु थे उन पर की जो पूर्ववर्ती सरकार है वो वार्ता नहीं कर पाई, कह सकते हैं सहमति नहीं बन पाई और यहाँ पर वार्ता के साथ साथ एमओयू हुआ और एमओयू होने के बाद जो तकनीकी पेच आते हैं जिनमें कि कह सकते हैं कई जंगलात का इलाका है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि जो पाइपलाइन है वो नहीं डाली जा सकती। तमाम जो बिंदु से हो सकता है कि कुछ मामले कोर्ट में अटक जाएं, तो जो पूरी तकनीकी खामियां हैं वो दूर की गई। और यहाँ पर राजस्थान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव चलकर आते हैं और जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में ठहरे हुए हैं, वहां पर बिल्कुल जब लग रहा था वो आए थे तो ये था कि कहीं लंबी वार्ता होगी, एक लंबी मीटिंग चलेगी, लेकिन कह सकते हैं सहजता से महज 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में सहमति बनती है और सहमति बनने के बाद प्रेस वार्ता का निमंत्रण आता है। और जब प्रेस वार्ता का निमंत्रण आता है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो प्रेस को संबोधित करते हैं और बड़ी सरलता से अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि एमओयू हो चुका है और जल्द ही ईआरसीपी की योजना है वो धरातल पर उतरेगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और सहमति बनती है और बात ये निकल कर आती है कि कुछ तकनीकी खामियां हैं जो अधिकारियों के लेवल पर उन पर मंथन किया जा रहा है और दिल्ली में जाकर पूरी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और दोनों ही मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जल संसाधन मंत्रालय है, वहां पर जो केंद्रीय जल संसाधन मनोज बने रही हमारे साथ। और न्यूज रूम से हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राहुल, एक यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले निकाली गई थी जो कि कांग्रेस ने निकाली थी ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने के लिए, और एक यात्रा ईआरसीपी पर एमओयू साइन करने के बाद भाजपा ने निकाली है जिसे आभार यात्रा का नाम दिया है। बात अगर कांग्रेस की यात्रा की करें तो मुद्दा उठाया था और इसे खूब भुनाया गया था कि केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है और पेज कई फंसे हुए, तकनीकी पेज भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन उस यात्रा का कुछ हुआ नहीं और धरातल पर उसका कोई असर भी अब देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह का दृश्य आज आभार यात्रा के दौरान दिखा है। देखिए, कांग्रेस के लिए एक ऐसी यात्रा थी चारू, और एक ऐसा मुद्दा था जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। कांग्रेस मोटे तौर पर इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से भुना सकती थी अगर वो उसको उस तकनीकी रूप से भुनाना चाहती,
बड़े बड़े नेता यहाँ पर उतरे। आपको सबसे पहले याद होगा राहुल गांधी जब अपनी यात्रा लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकल रहे थे, तब एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए वो राजस्थान से बाहर गए थे जी। उसके बाद में आपने देखा इस ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने के लिए सर्वोच्च नेता जो कांग्रेस के थे वो तमाम मैदान में आए, लेकिन वो सारी की सारी ब्रांडिंग खुद को ब्रांड करने के चक्कर में घूमती दिखाई दी। जनता बहुत समझदार है चारों, उनको इस बात का पूरा इल्म था, एहसास था कि सारी की सारी चीजें इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हो रही है। और इस चीज का फर्क और इस चीज का इंप्रेशन आपको दिखाई दिया चुनाव के अंदर, किस तरह से बीजेपी को बड़ा वोट दे करके जनता ने, और इस खास इलाके से बीजेपी इस बात को जानती है। मैं इसके सियासी पहलू को दूसरी तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। बीजेपी बहुत स्मार्टली इस मुद्दे को डील करना चाहती है, क्योंकि ये इमोशनल मामला है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके को लेकर। बीजेपी ने इस पूरे मामले में सबसे पहले इसे एड्रेस किया सत्ता में आते ही, वो भी ऐसे जैसे पलक झपकते किया हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा पास में है और बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि पारंपरिक रूप से ये जो पट्टी है, ये जो बेल्ट है, ये जो खांचा है, यहां भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में कभी नहीं रही। 2014 में मोदी लहर में बहुत अच्छे वोट्स यहां से मिले, 2019 के चुनाव में बीजेपी को अच्छे वोट्स यहां से मिलते, लेकिन अब परिस्थिति भिन्न हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, और यहां के लोगों को कुछ चाहिए था जो उनको दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने इसको टर्निंग द टेबल, यानी ये मुद्दा थाली में सजाया हुआ एक मुद्दा था कांग्रेस के लिए, बीजेपी ने टेबल बिल्कुल उलट दी और ये मुद्दा अपने लिए अपने पास रख लिया। आज जो आप इमोशंस देख रहे थे, जिसकी कि आप बात कर रही थी चारू, इस पूरे इलाके में लोग क्यों आभार जता रहे, वो इसलिए क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो सालों से अटका पड़ा था, उस सारे पेचों को दूर करते हुए, क्योंकि जब गहलोत सरकार थी बार बार कहा जाता था कि साहब बीजेपी अड़ंगा डालती है, केंद्र नहीं है। बीजेपी का दावा था साहब आप डबल इंजन की सरकार ले आइए, तीसरा इंजन एमपी का जोड़ देंगे, यूपी की जरूरत पड़ेगी वहां भी बात कर लेंगे। आने वाले समय में पानी को लेकर के पूर्वी राजस्थान में और भी कई समझौते आपको होते हुए दिखाई देंगे जो दूसरे राज्यों से संबंधित होंगे। और अगर वहां बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी, ये समझाने की कोशिश करेगी कि अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो हम किस तरह से फटाफट फैसले लेते हुए जनता के फायदे के लिए काम कर सकते हैं। तो ये टेबल पूरी तरह से बीजेपी ने मोड़ी, टर्निंग द टेबल था ये आज जो घटनाक्रम आपने देखा, और बीजेपी ने जिस तरह से इसे भुनाया, और मुख्यमंत्री का जो आज आपने स्वागत देखा है, वो इसकी बानगी है कि लोगों के अंदर वो इमोशंस हैं, उनके अंदर वो खुशी है और वो उसका प्राकट्य कर रहे हैं। बहुत सही नाम भी दिया गया, आभार यात्रा, या आभारी था जनता का जो उनके प्रति जताया गया, क्योंकि ऐसे पलक झपकते चुटकियों में काम होते इससे पहले देखे नहीं गए थे। चारू, तो राहुल, एक तरफ कांग्रेस का यह भी आरोप था कि बीजेपी केंद्र के अंदर बीजेपी है, केंद्र सरकार में है, और कहीं ना कहीं जो तकनीकी पेच थे वो मध्य प्रदेश की तरफ से अटके हुए थे। और साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी आरोप था बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी चाहती नहीं है कि एमओयू साइन हो और ईआरसीपी परियोजना लागू हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी आई सत्ता में और तुरंत ये एमओयू साइन हो गया, तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति इस बात को कहा जा सकता है, क्योंकि पहले से ही श्योरिटी हर चीज आज इसका जवाब दिया चारू, आज इसका जवाब दिया। जब मुख्यमंत्री भजनलाल मंच से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि कमलनाथ की जब वहां पर गवर्नमेंट थी वो एआरसीपी के सबसे बड़े दुश्मन थे। एक लंबा वक्फा, एक लंबा समय कांग्रेस की गवर्नमेंट का भी रहा, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी, वो एक अलग तरह का घटनाक्रम था। लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस बात को स्पष्ट किया कि इसके नहीं होने के पीछे का कारण कमलनाथ है। तब तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अगर एमपी में और राजस्थान की बात करें, और उसी वक्त बीजेपी और माफ कीजिएगा एमपी और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट एक साथ बनी थी। अगर वो करना चाहते तो वो भी कर सकते थे, अगर वो दबाव बनाना चाहते केंद्र सरकार पर तो वो बना सकते थे। ये सारी की सारी बातें विल की होती हैं, और जो चीज प्रत्यक्ष होती है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया, उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। तो लोगों के मन में ये इमोशंस हैं, ये भावनाएं हैं, जिसका आज प्राकट्य आप देख रही हैं, जिसको कि आप जमीन के ऊपर फलीभूत देख रही। और आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आज कमलनाथ को एड्रेस करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनको एड्रेस करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज स्टेज से ये कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर ईआरसीपी का कोई था तो वो कमलनाथ थे। अगर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से, गहलोत की तरफ से पहल हुई भी तो उसे अटकाने में कमलनाथ की बड़ी भूमिका थी। ठीक है राहुल, और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अगर कुछ सवाल आप उनसे करना चाहें। मनोज, आज क्योंकि मनोज उस इलाके से आते हैं, मनोज आज जिस तरह का भव्य स्वागत देखा गया, अगर मनोज आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत भव्य स्वागत था। मुख्यमंत्री ने भी हाथों हाथ लिया, मैंने देखा वो ट्रैक्टर के ऊपर भी सवार थे, उनके अंदर भी भावनाएं होंगी, अपने गृह इलाके में थे, अपने घर में थे।
अपने लोगों के बीच थे। अब तो खैर राजस्थान पूरा उनका घर है, लेकिन एक भावनात्मक रिश्ता, एक लगाव है। उन्होंने उन लोगों को वो चीज दे दी जिस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद इस इलाके के लोग कर रहे थे। आप भी उसी इलाके से आते हैं। जब आप आज की तमाम कार्यक्रमों को देख रहे थे तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि वो इमोशंस थे, वो भावनाएं थी जो बह रही थी, ये कांग्रेस की यात्राओं में नदारत थी, गायब थी, क्योंकि उनको पता था कि ये करना नहीं चाहते हैं? क्या ये समझना इस तरीके से ठीक होगा? इसको किसानों से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अधिकतर जो देखा गया था, आपका कहना बिल्कुल सही था कि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं जिससे मुख्यमंत्री आते हैं, भरतपुर जिले से आते हैं। लेकिन इस ईआरसीपी योजना का जो यात्रा का आगाज है वो अलवर जिले से हुआ था, जो कि भरतपुर जिले का बॉर्डर अब उसको नहीं कहा जा सकता, डीग जिले का बॉर्डर उसको कहा जाएगा, क्योंकि भरतपुर से डीग को जिला अलग बना दिया गया है। और वहाँ पर डीग जिले के बॉर्डर पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ बड़ौदा मेव गाँव में। और जहाँ तक देखी जाए, अधिकतर जो तादाद देखने को मिली भीड़ के रूप में कह सकते हैं, या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने के लिए और स्वागत करने के लिए जो लोग उमड़े थे वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के थे, किसान वर्ग के थे। और यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के बीच में जब पहुँचे थे तो उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको हटा दिया और ट्रैक्टर में सवार होकर वो किसानों के बीच में पहुंचे और उनके साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, अगर आप इसका जवाब दे पाए मनोज। आपने किसानों का जिक्र किया, आपने ट्रैक्टर का जिक्र किया मनोज। ये ट्रैक्टर और किसान आजकल किसी दूसरी चीज के लिए ज्यादा पहचाने जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली के आसपास ये ट्रैक्टर और किसान अलग तरह की राजनीति लेकर जा रहे हैं। आज भजनलाल अपने लोगों के बीच या ईआरसीपी के उस इलाके में थे जहां किसानों की बहुत बड़ी जरूरत पानी की है। आज वो आंदोलन जो दिल्ली के आसपास का होता है उसका कोई कहना चाहिए एसेंस, एहसास इस पूरे इलाके में दिखाई नहीं दिया। कहना चाहिए ये वो एक सीमित दायरे का ही आंदोलन है और उसका कोई इंपैक्ट कम से कम राजस्थान की राजनीति पे और राजस्थान के किसी इलाके पे दिख नहीं रहा है। आज उसी ट्रैक्टर पर भजनलाल थे और ये एक सांकेतिक कहना चाहिए तस्वीर इस तरह से भी ज्यादा है कि अगर आप किसान होने का दावा करते हैं तो मैं भी किसान हूं, किसान परिवार से हूं। बिल्कुल राहुल, कह सकते हैं जैसे कि आपका सवाल आया है चलकर, तो सवाल में ये कह सकते हैं कि जो किसानों का आंदोलन है वो केवल पंजाब और दिल्ली बॉर्डर के बीच दिखाई दे रहा है और उस आंदोलन में केवल पंजाब के किसान हैं, अन्य किसी भी राज्य के नहीं है, राजस्थान के भी नहीं है। और जहाँ तक राजस्थान के किसानों की बात की जाए, जो मुख्य मांग चली आ रही थी, करीब 3 दशक से अटकी हुई थी ईआरसीपी योजना, और जो लागू हो चुकी है और जिसको लेकर आमजन के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आपने सुना होगा राहुल, कि अपने बजट भाषण में कहा था कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं, किसानों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं वो सब मैंने झेली हैं, वो सब मैंने देखी हैं। और एक जिक्र भी उन्होंने किया था कि मैं खुद भी पर्वतसर जो बैल है उनका जोड़ा खरीदने गया था। तो तमाम जो बातें हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि मुझे किसानों की सब पीड़ा पता है, तो वो सब बिंदु हैं जिनको लेकर वो समझते हैं किसानों के लिए ईआरसीपी के माध्यम से सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। तो मनोज, मैं फटाफट से एक और चीज को एड्रेस कर देना चाहता हूं। यहाँ पे लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे, आप समझ लीजिए कुछ ही समय बाकी है और लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। और आज तो ये भी खबर आ रही है अंदर खाने कि बीजेपी पहली सूची पर काम भी कर रही है, एक मोटी सूची जारी भी कर देगी बहुत जल्द ही। ये अंदर से खबर है, थोड़े दर्शकों तक पहुंचाता चलूं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी एनालिसिस का विषय बनता जा रहा है वो ये बनता जा रहा है, मैं ये शुरुआत में भी कह रहा था चारू से बात करते हुए, कि ये वो इलाका है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहा। आपको याद होगा एक जमाने में जब परिसीमन से पहले एक बयाना सीट हुआ करती थी, परिसीमन के पहले का एक अलग स्ट्रेटेजिक गेम हुआ करता था, लेकिन जातियों में बटे हुए इस इलाके में बीजेपी को उतना फायदा कभी नहीं हुआ। मोदी एरा के बाद में कह दिए 14 में और 19 में बिल्कुल पलट तस्वीर आई और बीजेपी जीती। लेकिन इस कदम के बाद में किसान एक मोटा वर्ग हो गया, अब जातियों में बटा हुआ नहीं, आप ये नहीं देखेंगे फ्रैक्चर्ड है कोई चीज, अब जुड़ी हुई है, अब एक साथ है, किसान के नाम पर साथ है। और इस चीज का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। और यह बहुत बड़ी चाल है या बहुत बड़ा काम है जो उन लोगों का कर दिया गया जो बरसों से इंतजार कर रहे थे। यह सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को इंपैक्ट करने वाला है। और इसका आज कहिए आज तस्वीर थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो गई जब भजनलाल इस इलाके के दौरे पर थे। और कल कहिएगा आप धौलपुर में रहेंगे, करौली में रहेंगे, गंगापुर सिटी में रहेंगे, ये भी सीधे सीधे फायदा पाने वाले इलाके हैं। तो ये तस्वीरें उसको दिखा रही हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलेगा।